नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैश 24/7 में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है जो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है जो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल होगा उसको कवर करेगा। अगर आपको कोई सर्जरी कराने की जरूरत पड़ रही है, ये उसको भी कवर करेगा। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और आपको आईसीयू चार्जेस लगा है, ये उसको भी कवर करेगा। आपने जो मेडिसिन परचेस किया है हॉस्पिटल में भर्ती होने के ड्यूरेशन में, ये उसको भी कवर करेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो चार्जेस है, ये उसको भी कवर करेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। प्री यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ समय पहले, जैसे कुछ कंपनी 30 दिन या 60 दिन का क्लेम देती है, तो वो आप टर्म्स एंड कंडीशन के शीट पे आप उसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के 30 दिन पहले का और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 30 दिन का जैसा टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो चार्जेस पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा और एक चीज हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। इंडिया के अंदर लगभग 90% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है दोस्तों। अगर आपको कुछ हो जाता है, होगा ही, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर डिसीज आपके लाइफ में आएंगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। पर आपने आज तक जो भी कमाया है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, हो सकता है कि सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ये पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो ऐसी गलती कभी मत करिए दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में अवेयरनेस हो सके। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को समझिए और जरूर हेल्थ इंश्योरेंस को लीजिए। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरा इस वीडियो देखने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने मेरा वीडियो देखने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया है तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लें? बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों लूं। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 12 से 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। 12 से 15% के हिसाब से, यानी जो मेडिसिन या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस आज के समय में 1 लाख रुपए में हो जाते हैं, वो अगले साल, एक साल के बाद वो 1,12,000 या 1,15,000 हो जाएगा। यानी कि जो मेडिकल के जो खर्चे हैं वो 12 से 15% के हिसाब से इंडिया में ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई भी नॉर्मल सर्जरी कराते हैं तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 2 से 5 लाख या 10 लाख तक भी जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी छोटा मोटा सर्जरी करा रहे हो उसके अंदर भी आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा। इंडिया के अंदर जो आईसीयू चार्जेस है, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती होते हो तो आपको लगभग लगभग 20 से 50 हजार रुपया पर डे देना होगा। मैं सच बता रहा हूं। अगर आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या फिर एक अच्छे किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो वहां पे जो आपका आईसीयू का खर्चा है वो 20 से 50 हजार रुपए पर डे तक जा सकता है। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप आपके सेविंग्स को रिस्क में डाल रहे हैं।
आपने जो भी 5 लाख 10 लाख रुपए का सेविंग किया है दोस्तों, आप यकीन मानिए वो पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म हो जाएगी अगर आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए तो। आपको इवन दो लोन लेने की भी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल का बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्लान है दोस्तों, कभी भी इसको इग्नोर मत करिए। लोगों को लगता है कि ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। और आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस को फील करेंगे दोस्तों, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। एटलीस्ट मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको ये तो नहीं सोचना है कि मैं बीमार पड़ूंगा, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कम से कम आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके अंदर एक अच्छा कवर अमाउंट आपने लिया हुआ है, तो आप एक आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ, मैं तो ऐसा बोलूंगा, आप बीमार हो सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं, और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन एलिजिबल है हेल्थ इंश्योरेंस, कौन कौन ले सकते हैं। तो इसका आंसर है हेल्थ इंश्योरेंस सभी लोग ले सकते हैं। सभी लोग, जो बेबी बॉर्न हुआ है उससे लेके सीनियर सिटीजन तक सभी लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं दोस्तों। सबका एक अलग अलग कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर सारे लोग जो भी ह्यूमंस हैं वो पूरे के पूरे इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर जो कवर अमाउंट है वो कितना लेना चाहिए। तो कवर अमाउंट कितना लेना चाहिए, आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल यानी आप अगर खुद के लिए देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो जो आप कवरेज है वो 5 से 10 लाख रुपए के लिए जाइए। अगर आप फैमिली फ्लोटर के लिए ले रहे हैं, फैमिली फ्लोटर का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ और 2 चाइल्ड, अगर ये कैटेगरी में आप हेल्थ इंश्योरेंस को ले रहे हैं तो कम से कम आपका जो कवरेज है वो 10 से 20 लाख रुपए तक के लिए जाइए। और इसके साथ में मैं एक और चीज बताऊंगा, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो उसके साथ में जो भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसका टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करिए, ताकि क्लेम लेने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो सबसे पहला टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल प्लान। इंडिविजुअल प्लान का मतलब है अगर कोई सिंगल व्यक्ति प्लान को लेते हैं तो उन्हें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दिया जाता है। अगर आप अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं, फॉर फैमिली ले रहे हैं, यानी कि 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड तक इस प्लान के अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। तीसरे टाइप का प्लान होता है वो होता है सीनियर सिटीजन प्लान, जिसके अंदर जो 60 प्लस के एज के लोग हैं उनके लिए प्लान डिजाइंड होता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक होता है क्रिटिकल इलनेस प्लान। ये प्लान उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनको या तो कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जैसे कैंसर, हार्ट इश्यूज, या फिर ऐसी कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी हो गई है, उन्हें वो स्पेसिफिक चीज बता के ये प्लान दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और पांचवें टाइप का जो कैटेगरी है वो है टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान, यानी कि जो आप कवरेज लेते हैं इसका आप एक टॉप अप या सुपर टॉप अप ले लेते हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम कीमत पे आपको एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाता है। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों देख लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस के जो टाइप्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा 2 वर्ड्स आप सुनेंगे, एक है कैशलेस और एक है रीइंबर्समेंट। तो इसमें भी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैशलेस का मतलब क्या होता है और रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कैशलेस का क्या मतलब होता है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट करेगी हॉस्पिटल को। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इंडिया के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एक नेटवर्क बनाती है। यानी कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, पूरे इंडिया में समझ लीजिए 20,000 हॉस्पिटल्स है।
तो 20,000 हॉस्पिटल्स में से बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जिनका 10,000 हॉस्पिटल्स के साथ नेटवर्क है, कुछ कंपनीज है जिनका 12,000 हॉस्पिटल्स के साथ नेटवर्क है, कुछ कंपनीज है जिनका 15,000 हॉस्पिटल्स के साथ नेटवर्क है। तो अगर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी का जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, अगर आपने उसमें इलाज कराया तो आपका जो इलाज है पूरी तरह से कैशलेस होगा, और जो भी खर्चा आएगा आपके ट्रीटमेंट में अप टू सम इंश्योर्ड, जितने का आपने कवर लिया है उतने लिमिट तक का आपको उस नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं आए, नहीं आपको आपको जेब से नहीं करना होगा। जो भी पेमेंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से हॉस्पिटल को कर देगी। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है? आप अपना इलाज कराने एक ऐसे हॉस्पिटल में गए जो उनके नेटवर्क में नहीं है। आप समझ लीजिए एक ऐसे हॉस्पिटल में गए जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ नेटवर्क में टाई अप नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? पहले आपको पे करना होगा और बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं तो पहले आपको आपका जो पेमेंट है, जो भी बिल्स का पेमेंट है, वो अपनी जेब से करना होगा, और फिर वो सारे बिल्स को अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी के पास आप क्लेम के लिए डालोगे। फिर वो कुछ समय लेती है वेरिफिकेशन और बाकी सारे प्रोसेस को करने में। 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर जो भी आपका खर्च हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो आपको रीइंबर्स कर देती है, आपको लौटा देती है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कुछ वेटिंग पीरियड होता है। ये क्या होता है? ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंडिया में दोस्तों 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। इसको बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। आपने आज 1 तारीख को हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको जो कवर करेगा वो 30 दिन के बाद ही कवरेज उसका शुरू होगा नॉर्मल डिसीज के लिए। लेकिन अगर आपने आज ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया और कल ही आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो आप कवर रहोगे। एक्सीडेंटल कवरेज फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल कवरेज है, जो हॉस्पिटलाइजेशन में भर्ती होने की जरूरत पड़ी किसी बीमारी से, या फिर किसी डेंगू मलेरिया या फिर किसी ऐसे डिसीज की वजह से आपको भर्ती होना पड़ा, उसके लिए 30 दिन का कंपलसरी इनिशियल वेटिंग पीरियड है अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो। दूसरा आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड क्या है? जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई बीमारी है जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग, पॉलिसी लेने के पहले है मुझे, जैसे मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अंदर वो कैटेगरी में आती है, तो उस बीमारियों के लिए एज पर टर्म्स एंड कंडीशन वो 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। आप वो इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्म कर लीजिए। और कुछ स्पेसिफिक डिसीज होते हैं जिनका 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कैटरैक्ट है, स्लो ग्रोइंग डिसीज है। तो ऐसे जो डिसीज होते हैं उनका जो वेटिंग पीरियड होता है वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा, और आप जिस भी इंश्योरेंस एडवाइजर से ये हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे आप बात करके चीजों को कंफर्म करने के बाद ही लीजिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसी कुछ कैटेगरीज है दोस्तों जो कवर नहीं होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कवर नहीं होता है? ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर नहीं होती है दोस्तों। कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर नहीं होती है। कॉस्मेटिक सर्जरीज का मतलब है आप अगर अपने सुंदरता के लिए कोई सर्जरी करा रहे हैं जो जरूरत नहीं है लेकिन वो खुद के लिए आप कर रहे हैं, तो वो कवर नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी। सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजरीज, अगर आपने स्वयं को ही किसी कारण से आपने आहत किया है, चोट पहुंचा है, तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है। और यहां पे देखिए डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट जो दांत से रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसको भी कवर नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस वो जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से पड़ी है तो वो कवर किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप सोचोगे कि मुझे टूथ पेन है, मैं जाके डेंटिस्ट के पास दिखा लूं और वो इंश्योरेंस के अंदर क्लेम हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा।
और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का जो वेटिंग पीरियड तक आपको कवर नहीं होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो वेटिंग पीरियड जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया 2 साल 4 साल, जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड तक कवर नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप पॉलिसी लेते वक्त उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में मेरा कुछ एडवाइस देता हूं, तो मैं यहां पे भी आपको एडवाइस दूंगा कि माय एडवाइस फॉर बेस्ट पॉलिसी कैसे चूज करें। सबसे पहले कोई भी आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हो, उसके अंदर आपको यह देखना है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है दोस्तों, कि अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितने कस्टमर्स का जो क्लेम है उसको अप्रूव किया है और उनको पेमेंट दिया है। ये कम से कम आपको 90% या उससे ज्यादा अगर किसी कंपनी का क्लेम रेशो है तो ही आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अदरवाइज नहीं लेना है आप। दूसरा, नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिटेल में। अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का, तो 10 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लेकिन अगर उसमें एक रूम रेंट लिमिट है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी का जो रूम लेते हैं, जैसे आप जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम, शेयरिंग रूम, डबल बेड रूम, वो सारी कैटेगरीज होती है। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसने एक लिमिट लगा के रखती है, यानी कि वो आपको बोलेगी कि हम जो रूम रेंट है पर डे का वो 10,000 रुपीज ही देंगे या 5,000 रुपीज ही देंगे या 15,000 रुपीज ही देंगे। तो वो रूम रेंट लिमिट के वजह से इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दोस्तों। तो कभी भी ऐसा इंश्योरेंस आपको नहीं परचेस करना है जिसके अंदर कोई भी रूम रेंट का कैपिंग हो, लिमिट हो। ठीक है, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसके अंदर कोई भी को पेमेंट का कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये को पेमेंट का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों ताकि थोड़ा सा यहां पे स्पेस बचा हुआ था, इसलिए मैंने यहां के पॉइंट्स को यहां ऊपर कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसके अंदर कोई भी नो को पेमेंट वाला क्लॉज हो। कई बार क्या करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आपको सस्ते में तो दे देगी, जैसे समझ लीजिए आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है वो 20,000 रुपए ईयरली पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपको आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 रुपए में दे देंगे, लेकिन वो उसमें को पेमेंट का क्लॉज डाल देंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी क्लेम आएगा तो कुछ कुछ परसेंट उस क्लेम का आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कंडीशन है कि आपको 25,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो आपको आपके जेब से पे करना पड़ेगा जब भी क्लेम आएगा। तो जब इन केस समझ लीजिए आपको 5 लाख रुपीस का क्लेम आया, तो आपको अब इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपीस नहीं देगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी 4,75,000 देगी। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर 25,000 रुपए का को पेमेंट का क्लॉज है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले उसके अंदर कोई भी को पेमेंट का क्लॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है उसका लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो 1 साल या 2 साल के बाद फिनिश हो जाए। आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहे। इसके अंदर मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जो भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनको एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। तो वो लोग कोई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है उसी से हमको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कीजिए। जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड है, जिसके अंदर कैपिंग लगा हुआ होता है, तो वो क्लॉज के अंदर वो चीजें फिट नहीं होती हैं, और उसको आप अच्छे से समझ के एक अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक बैलेंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वैसे तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जिसके अंदर उस कंपनी का जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो मैक्सिमम है। यानी कि जैसा कि मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर अगर 20,000 हॉस्पिटल्स हैं तो आप एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जो कम से कम मैक्सिमम 90% हॉस्पिटल्स को कवर करे, कम से कम 18,000 हॉस्पिटल्स उसके नेटवर्क में हो, उसे एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस माना जाएगा। और ये मेरे एडवाइस को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ में आपको भी कुछ R&D करना है, क्योंकि आप पैसे खर्च करने जा रहे हो, तो जरूर उस कंपनी के बारे में जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक या गूगल, उसके ऊपर जाइए और उस कंपनी के बारे में रिव्यूज पढ़िए। पॉलिसी होल्डर्स ने क्या रिव्यू दिया है, क्योंकि सारी इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों आपको बोलेगी कि सर हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको जब भी दिक्कत आएगी हम 100% क्लेम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जब भी क्लेम देने की बात आती है वो कुछ या तो कट कर लेते हैं या तो कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इसके साथ साथ में आपको रिव्यूज भी देखना है कि आप जाइए और सोशल मीडिया पे देखिए कि ऐसा तो नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है वो फुलफिल नहीं कर रही है। तो उस रिव्यू के ऊपर भी आपको जाना है और उस चीज को देखना है, समझना है और उसके हिसाब से बैलेंस डिसीजन लीजिए दोस्तों। और लास्ट में आपको मैं यही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कहां के लिए? टुवर्ड्स फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ ये सेकंड स्टेप है। अगर आप लोगों ने मेरा टर्म इंश्योरेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा वो फाइनेंशियल एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप था या फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप था। तो वैसे ही ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम का सेकंड स्टेप है। तो हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन को भी कंप्लीट करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम के और नजदीक जाते जाएंगे। और कंटिन्यूअसली मेरे इस वीडियोस के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेशली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको ये पता चल सके कि हेल्थ इंश्योरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।